रानी, तू मुझे आज एक बार खुश कर दे और हो जा आजाद और ले जिंदगी का आनंद। साहब मुझ पे दया करो, मैं आपके बेटी जैसी हूँ। अरे पागल लड़की, तू मेरे बेटी जैसी नहीं बल्कि तू मेरे लिए रानी जैसी है, समझी? इस गांव का मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे इजाजत के बिना इस गांव में कोई भी काम नहीं होगा। किसी लड़की की शादी भी समझे। अगर किसी लड़की की शादी करनी है तो शादी के बाद विदाई से पहले एक बार मेरे पास भेजना होगा। मैं उसे एक आशीर्वाद दूंगा। मेरी इजाजत के बिना कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ सोएगा तक नहीं, और अगर सोता हुआ दिख गया तो फिर अंजाम देख लेना। मालिक 500 रुपए चाहिए, मेरी माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए। अभी देता हूं। मालिक, इसके बदले मुझे आपका क्या काम करना होगा? तुम सुबह साफ शाम को मेरी हवेली पे आ जाना, समझी? जरूर मालिक। मालिक, हमें भी कुछ रुपए चाहिए। सख्त जरूरत है। अभी देता हूं। मालिक, इसके बदले हमें क्या करना होगा? मेरे खेत में काम करना होगा। चलो मेरे साथ। काम जल्दी करो, नहीं तो दिए हुए रुपए भी वापस ले लूंगा। मालिक, भूख लगी है। आज रोटी सीधी शाम को मिलेगी। सुबह साफ फटाफट काम करते रहो। देखो, मेरी इजाजत के बिना गांव में किसी लड़की की शादी तो नहीं हो रही। अगर कहीं शादी हो रही है तो सीधा मंडप से उठा के मेरी हवेली तक पहुंचाओ। अब जाके देखो। साहब, मैं आ गई। घर के अंदर आओ। तुम दोनों जाओ, मैं अब इसको देखता हूं। तो जाने मन, अब तैयार हो जाओ 1000 रुपए पूरे करने के लिए। मैं तैयार हूँ आपकी सेवा के लिए। जाने मन, तुमने मुझे खुश कर दिया। अब तुम जा सकती हो। अब मैं नई लड़की को इस्तेमाल करूंगा। अब मैं गांव में जाके देखता हूं कोई मेरी इजाजत के बिना अपनी लड़की की शादी तो नहीं कर रहा। और कोई कर रहा है तो मतलब मजे ही मजे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को बिना बताए शादी करने की? और तुम्हें मालूम नहीं है क्या, विदाई से पहले एक बार दुल्हन को मेरे पास भेजना होता है। एक रात में दुल्हन के साथ बिताऊंगा, फिर उसकी विदाई होगी। ये मेरा नियम है और इसका पालन सबको करना होगा। साहब, हमसे गलती हो गई, माफ करना। ठीक है, माफ कर रहा हूँ। फिर से ऐसी गलती की तो देख लेना। अब रानी, तू खड़ी हो और चल मेरे साथ। रानी, तू मुझे आज एक बार खुश कर दे और हो जा आजाद और ले जिंदगी का आनंद। साहब, मुझ पे दया करो, मैं आपके बेटी जैसी हूँ। साहब, मुझ पे दया करो, मैं आपके बेटी जैसी हूँ। अरे पागल लड़की, तू मेरे बेटी जैसी नहीं
बल्कि तू मेरे लिए रानी जैसी है, समझी? जानेमन, तुमने मुझे खुश कर दिया। अब तुम जा सकती हो। आज तो मजा आ गया। नई नवेली दुल्हन के साथ खेल, वो भी। अब दुल्हन की विदाई करवा लो, लेकिन मुझे बिना बताए आज के बाद किसी लड़की की शादी की तो अंजाम देख लेना। Rejoice and sing for the lovely couple, a lifetime of joy amaniavo, banna banni re vyavmai, खुशियां लुटाओ। आज मेरी सेवा कौन करेगा? कोई खूबसूरत महिला अपनी मर्जी से खड़ी हो, खुश होकर। कोई अपनी मर्जी से खड़ी नहीं होगी तो मैं खुद ही कर देता हूं। जानेमन, आज तू मेरी सेवा करेगी, चल मेरे साथ। सुमन भी अब जवान हो गई है, मुझे इसकी शादी के लिए कुछ करना होगा। शादी तो कर दूं, लेकिन शादी के वक्त उस दबंग की मेरी बेटी पर नजर पड़ गई तो वो नहीं छोड़ेगा। वो मेरी बेटी सुमन की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, गरीब हैं। क्या बात है जी, इतने दिनों से इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सुमन अब बड़ी हो चुकी है, हमें उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश लेना चाहिए। उसकी उम्र निकलती जा रही है और उसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारी बेटी अब सचमुच शादी के लायक हो चुकी है। लेकिन मेरी चिंता उसकी शादी को लेकर नहीं है। सबसे बड़ा डर तो यह है कि अगर उस दरिंदे की नजर हमारी सुमन पर पड़ गई तो क्या होगा? वो हमारी बेटी की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख देगा। हम गरीब लोग हैं, उसकी ताकत के सामने हमारी कोई औकात ही नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है, जो भी उसकी बात नहीं मानता उसे वो किस हद तक सजा देता है। हम जैसे लोग तो उसकी हुकूमत के सामने गुलामों की तरह जीने को मजबूर हैं। अगर हम पुलिस के पास भी चले जाएं, तो पुलिस भी रमेश सिंह के इशारे पर ही चलती है। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन शादी तो करनी ही पड़ेगी। अब सुमन जवान हो गई है और इससे ज्यादा घर भी नहीं रख सकते। तुम सही कह रही हो, अब शादी करनी ही पड़ेगी। जो होगा देखा जाएगा। तो फिर चलो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। चलो। The food is ready. Now let the music play louder. आयो आयो खुशियों का दिन आयो, ढोल बजाओ सब मिलके नाचो। ये साहब ने भेजी है। मैं मेरी बेटी को उस दबंग के हवाले नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को उस हैवान के हवाले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। देखो भाई, हम क्या कर सकते हैं? हम सब लाचार हैं। हाँ, कोई गलत कदम मत उठा लेना।
यम्मी। मैडम जी, मेरी बेटी की इज्जत खतरे में है, कृपा करके उसे बचा लीजिए। आखिर हुआ क्या है? इस तरह घुटनों पे मेरे ऑफिस में क्यों आ गए हो? साफ साफ बताओ, किसने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को धमकाया है? मैडम जी, मैं एक गरीब इंसान हूं। मैं ईमानदारी से कमाकर जिंदगी काटता हूं। मेरी एक ही बेटी है, ये सुमन। कल इसकी शादी अच्छी तरह से हुई, बारात आई, स्वागत हुआ, फेरे भी पूरे हो गए, लेकिन अब विदाई का समय है और मेरी बेटी की इज्जत दांव पर लगी है। इसलिए मैडम, मैं आपके पास भागा आया हूं। तुम बात घुमा रहे हो, असली समस्या क्या है? सब कुछ साफ साफ बताओ। मैडम जी, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा दबंग है। जब भी किसी लड़की की शादी होती है, वो उसे विदाई से पहले अपने पास बुलवाता है। वो लड़कियों की अस्मिता को कुचल देता है। और तुम लोग उसके खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं? कोई उसका विरोध क्यों नहीं करता? मैडम जी, विरोध करने वालों का अंजाम बहुत बुरा हुआ है। वो अपने गुंडों से उन्हें चौराहे पर उल्टा लटकवाकर इतनी बेरहमी से पिटवाता है, जान बचना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर तक इलाज करने से मना कर देते हैं। पुलिस भी उसी की जेब में है। थाने में जो भी शिकायत लेकर जाए, पुलिसकर्मी उसके घर बैठकर खाते पीते हैं और फिर लौट आते हैं। इसी वजह से गांव के लोग मजबूरी में अपनी बेटियों को उसके पास भेज देते हैं ताकि विदाई हो जाए। तुम बिल्कुल घबराओ मत, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। बेटी को यहीं रहने दो और उसका दुल्हन वाला जोड़ा मुझे दे दो। मैं खुद दुल्हन बनकर उसके सामने जाऊंगी। इंस्पेक्टर पांडे। मैडम, वो आदमी काफी रसूखदार है। उसके पीछे बड़े राजनीतिक लोगों का हाथ है। हम उसके खिलाफ कुछ करने की स्थिति में नहीं है। आप भी जरा संभल कर कदम उठाइए, वरना खतरा हो सकता है। तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। पुलिस होके डर की बातें करते हो। अगर पुलिस ही डरने लगेगी, पूरे स्टाफ को तैयार करो, जितनी भी फोर्स है। सिविल ड्रेस में बुलाया जाए। इसके बाद फोर्स लेकर पूरे गांव को चारों दिशाओं से घेर लिया जाए। मैं अभी पूरी पुलिस टीम के साथ पूरे गांव को घेरता हूं। लेट्स गो, मूव मूव, गेट इन द व्हीकल्स। आओ मेरे साथ आओ। अब वापस आ जाओ मेरे साथ। बताओ, क्या कोई लेने आएगा या हमें ही जाना पड़ेगा? मैडम जी, उसे बस खबर मिलती है, वो खुद कभी नहीं आता। सुबह से 2 संदेश भेज चुका है। अगर तीसरी बार भी लड़की नहीं पहुंची तो बड़ा तमाशा कर देगा। ठीक है, मुझे वहीं ले चलो। चलो। बाबूजी, आज मैं अपनी बेटी को लेकर आपके दरवाजे आया हूं। बहुत बहादुर बन गया है क्या? मैंने 2 बार खबर भेजी थी। लोग तो पहली बार में ही बेटी दे जाते हैं, और तू है कि 2-2 बार बुलाने पे भी नहीं आया। बाबूजी, माफ कर दीजिए, घर के सारे काम मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं अकेला ही सब संभालता हूँ, इसलिए देर हो गई। सोचा पहले सारे काम निपटा दूं, फिर आपके पास आ जाऊं।
उस बिस्तर पर जाकर बैठ जाओ। अगर तूने जरा भी हरकत की तो ये गोली सीधे तेरे दिमाग को चीर देगी। आज तेरी हेकड़ी मिट जाएगी। तूने इस गांव में जितने जुल्म किए हैं उसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। न जाने कितनी लड़कियों को दुल्हन बनाकर उनका शिकार किया है तूने। अब तेरी सुहागरात वहां होगी जहां तेरे जैसे दरिंदे सलाखों के पीछे सड़ते हैं। मैडम जी, मुझसे उलझने की गलती मत करना। तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरी ताकत कितनी है। प्रशासन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेहतर है कि तुम यहां से चली जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। अब तुझे असली ताकत का मतलब समझ आएगा। कानून क्या होता है आज तू देखेगा। सर दबंग जाल में फंस चुका, तुरंत आइए। सर दबंग और उसके गुंडे हवेली के अंदर ही हैं। जाओ और दबंग व उसके सभी गुंडों को गिरफ्तार करो। Get moving! Get in the car now! Watch your head! समीर, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो कल ये जहर मेरी और हमारी कहानी की आखिरी हकीकत होगा। मैं बहुत गंदी हो चुकी हूँ। मैं एक बाजारू औरत बन चुकी हूँ। मेरा शरीर अपवित्र हो गया है। आज शहर में बहुत तेज तूफान आया हुआ था। बिजली कड़क रही थी और हवाएं जैसे रो रही थी। समीर के पास आज वो सब कुछ था जिसे पाने का सपना एक आम इंसान देखता है। उसके पास अकूत दौलत थी। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा महल जैसा घर था, नौकर चाकर थे और एक ऐसा रुतबा था कि बड़े बड़े नेता और व्यापारी उसके सामने सिर झुकाकर खड़े होते थे। लेकिन ये सारी कामयाबी, ये सारा पैसा समीर को अंदर से खुशी नहीं दे पाता था। उसका दिल आज भी एक ऐसे खालीपन से जूझ रहा था जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं भर सकती थी। वो खालीपन आयशा का था। वो आयशा जो 10 साल पहले उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। कार का एसी चल रहा था, लेकिन समीर को जैसे पसीना आ रहा था। वो बारिश को देखकर अपने कॉलेज के उन पुराने दिनों में खो गया था, जब वो और आयशा एक ही छतरी के नीचे साथ साथ चलते थे। आयशा बहुत ही सीधी सादी और खूबसूरत लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसकी वो मासूम सी हंसी समीर के दिल पर राज करती थी। समीर उस वक्त एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था, जिसके पास अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन आयशा ने कभी समीर की गरीबी नहीं देखी। उसने हमेशा समीर के साफ और सच्चे दिल से प्यार किया था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। उन्होंने सपने देखे थे कि समीर पढ़ लिख कर एक छोटी सी नौकरी करेगा और वो दोनों एक छोटे से घर में अपनी एक प्यारी सी दुनिया बसाएंगे। लेकिन किस्मत को शायद उनका ये सीधा सादा प्यार मंजूर नहीं था। आयशा के पिता शहर के एक बहुत ही नामी और रसूखदार इंसान थे। उनके लिए पैसा और रुतबा ही सब कुछ था। जब उन्हें समीर और आयशा के रिश्ते का पता चला तो उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। उन्होंने समीर को अपने घर बुलाकर बहुत बेइज्जत किया, उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और कहा कि तू एक भिखारी है और मेरी बेटी एक रानी है। तेरी हैसियत नहीं है मेरी बेटी के पैरों की धूल बनने की। समीर उस दिन खून के आंसू रोया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो सच में बहुत कमजोर और लाचार था। आयशा के पिता ने बिना एक पल की देरी किए आयशा की शादी शहर के एक बहुत ही अमीर घराने के लड़के से तय कर दी। समीर आज भी वो खौफनाक रात नहीं भूल पाया था जब आयशा शादी से एक दिन पहले उससे चोरी छुपे मिलने आई थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसने समीर के गले लगकर कहा था, समीर, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो कल ये जहर मेरी और हमारी कहानी की आखिरी हकीकत होगा। लेकिन समीर बेबस था। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही आयशा को दुनिया से बचाने की कोई ताकत। अगले दिन आयशा की डोली उठ गई और समीर हमेशा के लिए अंदर से टूट गया। उसी दिन समीर ने अपने आंसुओं को पीकर एक ऐसी कसम खाई थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने कसम खाई थी कि वो इतना अमीर और ताकतवर बनेगा कि दुनिया का कोई भी बाप उसे कभी गरीब कहकर घर से ना निकाल सके। और उसने ये कर दिखाया। उसने दिन रात एक कर दिया। उसने अपनी जवानी, अपना सुकून, अपनी नींद, सब कुछ अपने काम में जलाकर राख कर दिया। आज वो उस मुकाम पर था जहां आयशा के पिता जैसे लोग भी उससे मिलने के लिए हफ्तों का इंतजार करते थे। लेकिन आज ये सब बेकार लग रहा था, क्योंकि जिस आयशा के लिए उसने ये सारी दौलत कमाई थी वो आयशा ही उसके पास नहीं थी। समीर की गाड़ी शहर के बाहरी इलाके से गुजर रही थी। रात के 12 बज चुके थे और बारिश ने अब एक भयंकर रूप ले लिया था।
अचानक गाड़ी के पहिए में एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी लहराते हुए सड़क के किनारे जाकर रुक गई। समीर ख्यालों से बाहर आया और उसने अपने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने घबराते हुए जवाब दिया, गाड़ी का पहिया फट गया है और इंजन से भी धुआं निकल रहा है। इसे ठीक करने में तो बहुत समय लग जाएगा। समीर ने गहरी सांस ली और अपनी छतरी लेकर कार से बाहर निकल आया। यह शहर का वो इलाका था जिसे लोग अच्छी नजर से नहीं देखते थे। ये एक बदनाम बस्ती थी जहां रात के अंधेरे में वो सब काम होते थे जो दिन के उजाले में पाप माने जाते हैं। चारों तरफ कच्ची और कीचड़ भरी गलियां थी, कुछ पुराने टूटे फूटे मकान थे और हवा में एक अजीब सी घुटन भरी गंध थी। समीर सड़क किनारे एक बंद पड़ी दुकान के छज्जे के नीचे जाकर खड़ा हो गया ताकि वो खुद को बारिश से बचा सके। सड़क के दूसरी तरफ एक छोटी सी चाय की टपरी थी जिस पर एक पीला सा बल्ब जल रहा था। उस टपरी के पास एक औरत खड़ी थी। उसने एक बहुत ही पुरानी मैली सी साड़ी पहनी हुई थी और वो ठंड के मारे बुरी तरह कांप रही थी। समीर ने पहले तो उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस इलाके में ऐसी औरतें बहुत आम थी, लेकिन जैसे ही एक तेज बिजली कड़की और उस तेज रोशनी में उस औरत का चेहरा चमका, समीर के दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। उसके हाथ से छतरी छूटकर जमीन पर गिर गई। वो चेहरा, वो झुकी हुई आंखें, वो सहमा हुआ सा शरीर, समीर का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसे लगा जैसे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। वो औरत आयशा थी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। समीर का मन जोर जोर से चीख रहा था। आयशा तो एक बहुत बड़े नवाब खानदान की बहू थी। वो तो महलों में रहती होगी, उसके आगे पीछे नौकर घूमते होंगे। वो इस नर्क में, इस गंदी सी बस्ती में एक मैली साड़ी पहनकर आधी रात को क्या कर रही है? समीर अपनी जगह से हिला। उसके कदम खुद ब खुद उस औरत की तरफ बढ़ने लगे। बारिश की भारी बूंदें समीर के चेहरे पर टकरा रही थी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो बस सड़क पार कर रहा था और उसकी नजरें उस औरत पर टिकी थी। जैसे जैसे वो पास पहुंच रहा था, उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था। वो आयशा ही थी, लेकिन ये कैसी आयशा थी? इसके चेहरे पर वो चांद जैसी चमक कहाँ थी? इसकी आंखों में वो हंसी कहाँ थी? इसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे, इसके होठ सूख कर फट चुके थे और इसके चेहरे पर एक ऐसा खौफ था जैसे वो किसी बहुत बड़े अजाब से गुजर रही हो। समीर जब उस चाय की टपरी के पास पहुंचा तो उस औरत ने अचानक अपना सिर उठाया। दोनों की नजरें मिली। वो पल जैसे सदियों जितना लंबा हो गया। आयशा की वो बेजान आंखें जब समीर की आंखों से टकराई तो उसके हाथ में पकड़ा हुआ कांच का गिलास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। आयशा के चेहरे पर एक ऐसी भयानक घबराहट छा गई जिसे देखकर समीर का दिल खून के आंसू रोने लगा। आयशा ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह छुपा लिया और वो पीछे की तरफ भागने लगी। समीर ने भारी आवाज में कहा, आयशा। ये नाम सुनते ही आयशा के कदम लड़खड़ाए, लेकिन वो रुकी नहीं। वो उस कीचड़ भरी अंधेरी गली में पागलों की तरह भागने लगी। समीर भी उसके पीछे भागा। वो गली बहुत तंग और बदबूदार थी। आयशा भागते भागते एक बहुत ही पुराने और सीलन भरे मकान के दरवाजे पर जाकर गिर पड़ी। उसका घुटना छिल गया और खून बहने लगा। समीर दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसने आयशा का हाथ पकड़कर उसे उठाना चाहा, लेकिन आयशा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और वो जमीन पर पीछे खिसकते हुए चीख कर बोली, दूर रहो मुझसे, मुझे मत छुओ समीर, तुम यहां क्यों आ गए? चले जाओ यहां से। आयशा की आवाज में इतना दर्द और इतनी शर्मिंदगी थी कि समीर के आंसू बारिश के पानी के साथ बहने लगे। समीर घुटनों के बल उस कीचड़ में आयशा के सामने बैठ गया। उसने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए और आयशा के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। आयशा फूट फूट कर रो रही थी। वो बार बार अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने रुंधे हुए गले से कहा, मुझे मत देखो समीर, मैं अब वो आयशा नहीं रही जिससे तुम प्यार करते थे। मैं बहुत गंदी हो चुकी हूँ। मैं एक बाजारू औरत बन चुकी हूँ। मेरा शरीर अपवित्र हो गया है। समीर ने ये शब्द सुने तो जैसे उसके सीने में किसी ने गर्म लोहे की सलाख उतार दी हो। उसने आयशा को जोर से अपने सीने से लगा लिया। आयशा उसके सीने पर सिर रखकर ऐसे रो रही थी जैसे सदियों से उसे रोने के लिए कोई कंधा नहीं मिला था। समीर ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या कह रही हो तुम आयशा? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम्हारे पिता ने तो तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े खानदान में की थी ना, फिर तुम यहाँ इस दलदल में कैसे आ गई? मुझे सच सच बताओ आयशा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है?
आयशा ने एक बहुत ही ठंडी और कांपती हुई सांस ली। उसने धीरे धीरे अपनी दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू की, जिसे सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। आयशा ने बताया कि मेरे पिता ने जिस खानदान की दौलत देखकर मेरी शादी की थी, वो खानदान बाहर से जितना शरीफ था, अंदर से उतना ही नीच था। मेरा पति एक बहुत बड़ा शराबी और जुआरी था। शादी के पहले ही दिन से मेरे पति ने मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। मेरा पति रोज रात को शराब पीकर आता और मुझे जानवरों की तरह बेल्ट से मारता। जब मैं रोती हुई अपने मायके जाती, पिता मुझे ताने मारकर वापस भेज देते कि अब वही तेरा घर है और तुझे वही मरना होगा। मैं घुट घुट कर जी रही थी। मेरे पति ने कुछ ही सालों में अपनी सारी पुश्तैनी दौलत शराब और जुए में उड़ा दी। जब घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे तो मेरे पति ने मेरे गहने बेच दिए और फिर एक मनहूस रात ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी दुनिया खत्म कर दी। मेरा पति जुए में बहुत बड़ी रकम हार गया था। उसके पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं था। तब मेरे पति ने अपने उन नीच और दरिंदे दोस्तों के साथ मिलकर एक खौफनाक सौदा किया। मेरे पति ने अपनी उधारी चुकाने के लिए मुझे ही उन गुंडों के हाथों बेच दिया। मैं रात भर चीखती रही, हाथ जोड़कर भीख मांगती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। वो दरिंदे मुझे घसीटते हुए इस बदनाम बस्ती में ले आए और मुझे एक कोठे पर बेच दिया। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी सिर्फ एक नर्क बनकर रह गई। रोज नए अनजान लोग, रोज जिस्म का सौदा और रोज एक नई मौत। मैंने कई बार जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन ये बस्ती वाले मुझे मरने भी नहीं देते थे, क्योंकि मैं उनके लिए पैसे कमाने की एक मशीन बन चुकी थी। आयशा ये सब बोलते बोलते हाँफने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे और सिर्फ एक खालीपन बचा था। उसने समीर से कहा, अब तुम समझ गए ना समीर कि मैं तुम्हारे लायक क्यों नहीं हूँ। मेरी किस्मत में सिर्फ दर्द और जलालत लिखी है। तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ के चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी गंदगी तुम्हारे नाम पर कोई दाग लगाए। ये पूरा सच सुनकर समीर के अंदर का वो सीधा सादा इंसान हमेशा के लिए मर गया और उसकी जगह एक ऐसे खूंखार इंसान ने ले ली जो अब सिर्फ और सिर्फ खून मांग रहा था। समीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, उसकी नसें तन गई थी और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, दाग तुम्हारे शरीर पर नहीं आयशा, दाग इस समाज के मुंह पर लगा है जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया। तुमने कोई पाप नहीं किया है, पाप उन दरिंदों ने किया है जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है। और रही बात लायक होने की, तो तुम आज भी मेरी वही आयशा हो जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। आज के बाद कोई तुम्हें छूना तो दूर, तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। समीर ये कह ही रहा था कि अचानक उस मकान का दरवाजा खुला और अंदर से एक बहुत ही भयानक और गंदा सा दिखने वाला गुंडा बाहर आया। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी और उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। उसने आयशा को समीर के साथ बैठे देखा तो वो गालियां बकता हुआ आगे बढ़ा। उसने चिल्लाकर कहा, ए औरत की जात, ये क्या नाटक लगा रखा है बाहर? अंदर साहब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। गुंडे ने आयशा का हाथ पकड़कर उसे घसीटना चाहा। आयशा डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन इससे पहले कि वो गुंडा आयशा को अपनी तरफ खींच पाता, समीर एक शेर की तरह अपनी जगह से उठा। उसने उस गुंडे का वो हाथ जिसमें उसने डंडा पकड़ा था इतने जोर से मरोड़ा कि हड्डी टूटने की भयानक आवाज पूरी गली में गूंज उठी। गुंडा दर्द से बिलबिला उठा और घुटनों के बल गिर पड़ा। समीर ने अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पर एक लात मारी और वो गुंडा कीचड़ में जा गिरा। उसके मुंह से खून बहने लगा। इस हंगामे की आवाज सुनकर बस्ती के और भी बहुत सारे गुंडे लाठी और चाकुओं के साथ वहां जमा हो गए। उन गुंडों का सरदार जो इस पूरे इलाके को चलाता था वो सामने आया। उसने समीर को ऊपर से नीचे तक देखा और एक गंदी सी हंसी हंसते हुए बोला, लगता है बाबूजी नए आए हैं इस बस्ती में। ये कोई शराफत की जगह नहीं है जहां तुम अपनी हीरोपंती दिखा सको। एक औरत बिकाऊ है, हमने उसे खरीदा है। जिंदा वापस जाना है तो चुपचाप निकल ले, वरना यहीं काट कर गाड़ दूंगा इस मिट्टी में। समीर का खून खौल रहा था। उसे अब किसी का डर नहीं था। वो अपनी गाड़ी के ड्राइवर को पहले ही फोन कर चुका था और पुलिस भी रास्ते में ही थी, लेकिन समीर को अब कानून का इंतजार नहीं करना था। उसने अपने कोट के अंदर हाथ डाला और अपनी लाइसेंसी बंदूक बाहर निकाल ली। बंदूक देखते ही उन गुंडों के पसीने छूट गए। समीर ने अपनी बंदूक का निशाना सीधा उस सरदार के माथे पर लगाया। समीर की आवाज में एक ऐसी दहशत थी कि उस बारिश के मौसम में भी वहां खड़े हर गुंडे का गला सूख गया। समीर ने गरजते हुए कहा,
ये औरत मेरी जान है और जिसने भी इसकी तरफ एक नापाक कदम भी बढ़ाया, मैं उसके जिस्म में इतनी गोलियां उतारूंगा कि उसका पूरा खानदान खौफ से कांपेगा। ये समीर की मोहब्बत है और समीर अपनी मोहब्बत के लिए पूरा शहर जला सकता है। वो गुंडों का सरदार अब थर थर कांपने लगा था। वो समझ गया था कि यह आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि शहर का कोई बहुत बड़ा रसूखदार आदमी है। तभी वहां पुलिस की 3-4 गाड़ियां सायरन बजाते हुए पहुंच गई। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन इस इलाके में इस हालत में खड़ा था। ये देखकर पुलिस इंस्पेक्टर भी घबरा गया। पुलिस ने तुरंत सारे गुंडों को घेर लिया। इंस्पेक्टर ने समीर के पास आकर बहुत ही अदब से कहा, सर, आप बंदूक नीचे कर लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। समीर ने अपनी बंदूक नीचे की और आयशा के पास गया। आयशा ठंड और डर से बुरी तरह कांप रही थी। समीर ने अपना महंगा कोट उतारा और उसे आयशा के कंधों पर डाल दिया। उसने इंस्पेक्टर की तरफ मुड़कर एक ऐसा फरमान सुनाया जिसने उस इलाके की जड़ें हिला दी। इंस्पेक्टर, ये बस्ती आज और अभी साफ हो जानी चाहिए। मुझे यहाँ कोई भी कोठा या कोई भी गुंडा जिंदा नहीं दिखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, मुझे वो आदमी चाहिए जिसने इस औरत को यहाँ बेचा। वो उसका पति था। मुझे वो कल सुबह तक मेरी फैक्ट्री के बेसमेंट में बंधा हुआ चाहिए। अगर तुम्हारी पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई तो मैं अपनी दौलत से ऐसे कातिल खरीदूंगा जो उसे ढूंढकर मेरे पैरों में डाल देंगे। इंस्पेक्टर ने तुरंत सिर हिलाया और अपनी टीम को उस पूरी बस्ती को खाली करवाने का ऑर्डर दे दिया। समीर ने आयशा को सहारा देकर उठाया। उसने आयशा को अपनी बाहों में ऐसे छुपा लिया जैसे कोई किसी कांच के बहुत ही नाजुक खिलौने को संभालता है। वो उसे अपनी गाड़ी तक ले आया। गाड़ी अब तक ठीक हो चुकी थी। समीर ने आयशा को गाड़ी में बैठाया और उसे लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। जब समीर आयशा को लेकर अपने उस आलीशान घर में पहुंचा तो सारे नौकर हैरान रह गए। समीर ने किसी की परवाह नहीं की। उसने तुरंत शहर के सबसे बड़े डॉक्टर्स की एक टीम को आधी रात को ही घर पर बुला लिया। आयशा की हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर पर पुरानी चोटों के अनगिनत निशान थे। उसे तेज बुखार था और वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसका इलाज शुरू किया। समीर पूरी रात आयशा के बिस्तर के पास बैठकर उसके हाथ को पकड़े रहा। अगले कुछ महीने समीर की जिंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान थे। आयशा को अक्सर रात में भयानक सपने आते थे। वो नींद में चीख कर उठ जाती थी और कोने में दुबक कर बैठ जाती थी। उसे लगता था कि वो गुंडे फिर से उसे मारने आ गए हैं। लेकिन समीर ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। वो उसे गले लगाता, उसे घंटों तक तसल्ली देता कि वो अब पूरी तरह सुरक्षित है और कोई उसे छू भी नहीं सकता। समीर ने अपना सारा व्यापार, अपनी सारी मीटिंग्स अपने मैनेजर्स पर छोड़ दी और अपना पूरा वक्त सिर्फ आयशा को ठीक करने में लगा दिया। वो आयशा को रोज नई कहानियां सुनाता, उसे हंसाने की कोशिश करता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। समीर का ये प्यार, ये समर्पण आयशा के जख्मों पर एक बहुत गहरे मरहम का काम कर रहा था। दूसरी तरफ पुलिस ने समीर के डर से आयशा के उस जालिम पति को एक जुए के अड्डे से गिरफ्तार कर लिया था। समीर ने अपने सबसे बड़े और खतरनाक वकीलों की एक पूरी फौज अदालत में खड़ी कर दी। उसने पानी की तरह पैसा बहाया और सारे सबूत इकट्ठा किए। आयशा के पति को अदालत, तूने मेरी जिंदगी को नर्क में धकेला था, अब तू अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे एक जानवर की तरह घुट घुट कर मरेगा। समय गुजरता गया थी। एक शाम जब मौसम बहुत सुहाना था, समीर ने अपने घर के गार्डन को बहुत ही खूबसूरती से सजवाया। चारों तरफ रही थी। समीर ने आयशा के सामने घुटनों के बल बैठकर एक लाल मखमल की डिब्बी निकाली। तुमने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल दर्द और तकलीफ में गुजारे हैं। समाज ने और तुमने मुझे मेरे जीने का मकसद वापस लौटा दिया है। क्या तुम इस अधूरे समीर को पूरा करोगी? क्या तुम मेरी पत्नी? समीर ने वो अंगूठी आयशा की उंगली में पहना दी और उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। आज समीर और आयशा की शादी को कई साल हो चुके हैं। उनका एक बहुत ही प्यारा सा बेटे या उनके परिवार ने धोखा देकर बेच दिया हो। आयशा उन औरतों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। समीर जब भी अपनी पत्नी को इस तरह मुस्कुराते हुए जिस्म की गंदगी नहीं देखता। समाज हमेशा औरत के दामन पर दाग लगाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन एक सच्चा मर्द वो होता है जो उस औरत के दर्द को समझे। लेकिन अगर हम सब अपने अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा रखें तो शायद किसी भी आयशा को उस बदनाम बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सच्चे प्यार और इंसानियत की ताकत का पता चले।